आपका बजट, तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इस पर। भारत एक्सप्रेस ने लगातार पहले से भी आपकी जो अपेक्षाएं हैं उनको रखने का प्रयास किया, चाहे वो युवाओं की अपेक्षाएं हों, एंटरप्रेन्योर्स की अपेक्षाएं हैं, किसानों की अपेक्षाएं हैं, महिलाओं की अपेक्षाएं हैं। और देखिए, 7वीं बार निर्मला सीतारमण आज रिकॉर्ड 7वीं बार अब बजट पेश करने के लिए आई। बहुत फटाफट, बड़ा उनका जो आमतौर पर बजट का लंबा भाषण होता है वैसा भाषण नहीं रहा, लेकिन इस भाषण में ऐसा बहुत कुछ था जो कि काफ़ी कैची रहा, यानी इसको बड़े सोच समझकर बनाया गया। इसमें जो खास झलक देखने को मिली है वो ये है कि सहयोगी दलों के लिहाज से लोग देख रहे हैं, लेकिन बिहार चुनाव साफ साफ दिखाई पड़ता है। बिहार को जमकर सौगातें मिली हैं, चाहे वो एक्सप्रेस वे की बात हो, चाहे बाढ़ से बचाने के लिए विशेष निर्माण की बात हो, क्योंकि नेपाल में अभी निर्माण नहीं हो पाए हैं, इस बात का भी जिक्र निर्मला सीतारमण जी ने किया। इसके अलावा आंध्र प्रदेश को भी इसी तरीके से सौगात मिली है। साथ ही साथ यहाँ पर बेरोजगारी पर बड़ी कोशिश की गई है कि बेरोजगारी पर जो हमला हुआ, लोकसभा चुनाव के दौरान सरकार को घेरने का प्रयास हुआ, उसका एक समाधान निकाला जाए। तो वो इंटर्नशिप की बात हो, चाहे प्राइवेट कंपनीज में, या फिर साथ ही साथ में एमएसएमईज को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की गई हैं। साथ ही साथ इनकम टैक्स में भी एक राहत, क्योंकि इनकम टैक्स को लेकर मिडिल क्लास या जो नौकरीशुदा लोग होते हैं, तनख्वाह पर जो अपनी ज़िंदगी चलाते हैं, उनके लिए भी कुछ निर्णय लिए गए। तो बहुत कुछ है, विस्तार से इस पर बातचीत करेंगे, इसके मायने क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। कई मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझ लेते हैं जो आज की बड़ी खबर रही है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट था जो पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट को पेश किया और ये रिकॉर्ड 7वीं बार है। हम आपको कई बार बता चुके हैं, मोरारजी देसाई इससे पहले वित्त मंत्री के तौर पर 6 बार बजट पेश कर चुके थे। 7वीं बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करके एक रिकॉर्ड बना दिया। शिक्षा और बेरोजगारी पर सरकार का खास फोकस दिखाई दे रहा है। दोनों ही युवाओं से जुड़ी बातें, इन युवाओं को लेकर बड़े निर्णय हो सकते हैं। शिक्षा स्किल के लिए 1,48,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है और हायर एजुकेशन के लिए 3% ब्याज पर 10 लाख का लोन, युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए भी दिए गए हैं इस बजट में। मोदी सरकार का ये तीसरा बजट युवाओं पर फोकस्ड है, ये कहना गलत नहीं होगा। इसमें बहुत सारी उम्मीदें बहुत सारे वर्गों को थी। हालांकि जो आज का बजट देखने को मिला है उसमें एमएसएमईज पर और युवाओं पर, यानी बेरोजगारी पर वार किया जाए, इस पर बड़ा फोकस रहा है। यानी एक बात स्पष्ट है, मोदी 3.0 में सरकार इस बात को समझ गई है कि ये जो आने वाला समय है इसमें युवा, जो कि सबसे बड़ी तादाद में मतदाता है, दुनिया का सबसे युवा देश भारत है, यहाँ पर युवाओं को साधना बहुत ज़रूरी है। और युवाओं की सबसे बड़ी चिंता, जब भारत एक्सप्रेस ने आपका बजट अपनी खास पेशकश के दौरान युवाओं पर स्पेशल आपके सामने रखा था, तब भी हमने देखा देश भर के अलग अलग जगहों से युवा हमारे साथ जुड़े, उनमें युवा उद्यमी भी कई जुड़े हमारे साथ, और सभी की एक ही मांग थी, चाहे वो खेलों से जुड़े हुए युवा हों, पास आउट हुए युवा हों, सबको नौकरी चाहिए। और बेरोजगारी पर इसीलिए विशेष फोकस यहाँ पर रखा गया है। निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया और इसके बाद में प्रशंसा प्रधानमंत्री मोदी ने की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की, सरकार के तमाम मंत्रियों ने इसकी बड़ी प्रशंसा की है। बजट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बोला है वो सबसे पहले आपको बताते हैं। बजट समृद्धि पर ले जाने वाला है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। महिलाओं की भागीदारी मजबूत होगी। देखिए, ये प्रधानमंत्री मोदी जब कोई पॉइंटर्स में बात को कहते हैं तो वो समझना ज़रूरी है कि कहाँ फोकस था, तो महिलाओं पर बड़ा फोकस रहा है। और जैसा शिक्षा स्किल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, उसको नया स्किल मिलेगा, ये भी बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही है। आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। और एंजल टैक्स, ये बहुत समझने जैसी चीज़ है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और इस पर जब हम युवा उद्यमियों से बात कर रहे थे तो उन्होंने भी एंजल टैक्स को लेकर अपनी चिंताएं जताई थी। इस पर बड़ा फैसला लिया गया है। इनकम टैक्स में कटौती की भी बात है, टीडीएस के नियम सरल किए गए, ये सारी बातें प्रधानमंत्री मोदी ने कही। दुनिया का भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये जो न्यू मिडिल क्लास बना है, ये बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। इन नौजवानों को
अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। इस बजट से शिक्षा और स्किल को नई स्केल मिलेगी। ये मिडिल क्लास को नई ताकत देने वाला बजट है। ये जनजातीय समाज, दलित, पिछड़ों को सशक्त करने की मजबूत योजनाओं के साथ आया है। इस बजट से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। काफ़ी उत्साहित हैं इस बजट को लेकर, महिलाओं के सशक्तिकरण की वो बात कह रहे हैं। इस पर मेरे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ेगा जिसमें हम कई अर्थशास्त्रियों से बात करेंगे, इंडस्ट्रीज से जुड़े लोगों से बात करेंगे, टैक्सेशन को समझने वाले विशेषज्ञों से बात करेंगे। मैं अपने सभी मेहमानों से आपको इंट्रोड्यूस कराऊं और उनसे बातचीत करें उससे पहले आम बजट पेश होने के बाद तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। बजट में इंडस्ट्रियल सेक्टर को लेकर तमाम घोषणाएं की गई हैं। आइए सुनते हैं बजट पर उद्योगपतियों की क्या राय। जो अभी बजट अनाउंसमेंट की है उसमें एक बहुत वाइड रेंजिंग उन्होंने एरिया कवर किया है। यूथ से लेकर के, गर्ल्स से लेकर के, विमेन से लेकर के, स्टार्टअप्स तक भी, एग्रीकल्चर, मतलब कोई ऐसा एरिया लगता नहीं जो उन्होंने छोड़ दिया है। उन्होंने कई एरियाज में स्पेशल फोकस नया दिया है। जैसे मल्टीनेशनल्स को स्पेशल फोकस दिया है, ईस्टर्न एरिया के डेवलपमेंट को स्पेशल फोकस दिया है, स्टार्टअप्स को और एनकरेज करने के लिए स्पेशल फोकस दिया है, और जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और एम्प्लॉयमेंट इंकरेजमेंट के जो प्रोग्राम हैं वो बहुत इंकरेजिंग फीचर्स हैं। वो ज़रूरी भी थे इस समय, क्योंकि जो सबसे बड़ी हमारी जो दिक्कत इस समय लगती है वो जो फीलिंग ऑफ जॉबलेसनेस है उसको एड्रेस करने के लिए जो उन्होंने किया, ये सोसाइटी के लिए और कंट्री के लिए अच्छा रहेगा। Very positive message for the industry and for all stakeholders of the economy. All in all, an extremely good budget, a lot of investments, and yet fiscal glide path being better than what anybody had anticipated at 4.9%. So it's indeed a very commendable budget. हमारी इंडस्ट्री जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है, तो हमने देखा है कि एम्प्लॉयमेंट के ऊपर एम्प्लॉयर्स के लिए और एम्प्लॉयज़ के लिए काफ़ी अच्छी बात की गई है, विच इज़ गोइंग टू गो गुड वे। एंड एम्प्लॉयमेंट स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी बात की गई है, तो स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टुडे। सो हमारी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, उसमें ग्रोथ होगी, और एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स के लिए बात की गई है। इम्पोर्ट ड्यूटी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इंडस्ट्री, कि हम दुनिया से कहीं से भी माल खरीदें, कहीं भी माल बेचें, उसके ऊपर भी आई थिंक एग्जेम्पशन ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने किया है। सो दिस विल गो ए लॉन्ग वे इन डेवलपमेंट ऑफ आवर इंडस्ट्री। हम लोगों का ग्रोथ पैटर्न बहुत बड़ा है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ग्लोबल डिमांड्स हैं, और कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर भी बातचीत चल रही है। सो आई थिंक ओवरऑल बजट जो है लेदर इंडस्ट्री के लिए सेटिस्फैक्ट्री दिख रहा है। बजट को मैं 10 में से 10 गुण दूंगा, क्योंकि I will give 10 out of 10 to the budget because in a way it is a very focused budget for employment generation. Broadly speaking, without tinkering with tax proposals, in a way the government and the Honorable Finance Minister has been able to achieve a lot on job creation. आइए अब इस पर बातचीत करते हैं। आपने इंडस्ट्री के कई लोगों को सुना है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट दिलीप भट्ट साहब मेरे साथ इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। मोहित शर्मा टैक्स एक्सपर्ट हैं, जीएसटी का मामला समझते हैं और बड़े आसान भाषा में वो हमको समझाते भी हैं। लगातार आपका बजट हमारी इस खास पेशकश में वो कई मौक़ों पर हमारे साथ जुड़ते रहे, बताते रहे। आप दोनों का सबसे पहले बहुत स्वागत करता हूँ। तो दो मेहमानों से मैंने आपका परिचय कराया, मोहित जी और दिलीप भट्ट साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नंदिता दत्ता, प्रोफेसर नंदिता भी मुझे कहना चाहिए, और इकोनॉमिक्स को समझने के लिए इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर का होना बड़ा ज़रूरी है। तो मैं आप दोनों मेहमानों से बातचीत करूं उससे पहले डॉक्टर नंदिता दत्ता मेरे साथ क्योंकि स्टूडियो में मौजूद हैं, लेडीज़ फर्स्ट, और दूसरा इकोनॉमी को सरल भाषा में समझने के लिए आपकी बड़ी आवश्यकता है डॉक्टर दत्ता। तो मुझे ये बताइए कि आज का जो बजट रहा है उसको हम अभी देखिए, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सरलीकरण की बात हो रही थी कि हम इजी वे में ले जा रहे हैं। न्यू टैक्स रिजीम जब आया था, पिछली बारी जब इंट्रोड्यूस हुआ था, तब भी सरलीकरण की बात कही गई थी। ये सरलीकरण का मतलब क्या है कि आसानी से समझ में आ जाए कि आप इस स्लैब में हैं तो आपको ये देना है, चाहे आप इंडस्ट्री के हों, चाहे आप किसी भी जगह के हों, और इसका इम्पैक्ट आप कितना देखते हैं एक मजबूत इकोनॉमी बनने के लिए भारत की? नहीं, अच्छा टैक्सेशन
सदा सरल होना चाहिए, पर सरलीकरण का ये मतलब नहीं है कि सिंपली समझने में सरल हो। ये होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लेवल्स ऑफ टैक्सेशन नहीं रहे। एक दो लेवल ऑफ टैक्सेशन से ही आपको जो रेवेन्यू अर्न करना है वो आप कर सकते हो, ताकि एक आम जो पर्सनल इनकम टैक्स, आम आदमी जो पर्सनल इनकम टैक्स देते हैं उसको कंटिन्यूअसली कॉम्प्लेक्स टैक्स पॉलिसी पे ना जाके मोटे मोटे उसको पता है कि इतना अगर मेरा सालाना आय है तो इतना मेरा चला जाएगा इन टैक्सेस, और वो सरल है, उसकी रिटर्न फाइलिंग सरल है, और बहुत सारे लेवल्स या स्लैब्स ऑफ टैक्सेशन ना हो, टैक्स कम हो, बट एक पॉइंट ऑफ एक्सेशन से जो रेवेन्यू अर्न करना है वो मिल जाए जी। ये होगी अच्छी सरल टैक्स। इस बार के बजट में मुझे लग रहा है कि पर्सनल इनकम टैक्स में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा स्टैंडर्ड डिडक्शन में है, और 15 लाख के नीचे नीचे कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि बहुत ही मार्जिनल है। पर मैं समझती हूँ कि हमारे देश में इनकम टैक्स में इस तरह के रियायत देने से बहुत ज़्यादा इंसेंटिवाइजेशन होगी डिमांड की, मुझे नहीं लगता है, लेकिन वेलफेयर एक्सपेंडिचर से होगी, और वो करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो अभी के प्रॉब्लम है वो है कि डिमांड आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं थोड़ा दर्शकों को, क्योंकि सबकी अपेक्षाएं होती हैं, लेकिन सरकार कमाई और खर्चा, यही बजट है, तो कमाई पर भी ध्यान देना पड़ेगा। उस पर अगर ढील छोड़ दी है और खर्चे पर ही ध्यान दिया, क्योंकि वेलफेयर की जितनी स्कीम्स है उस पर खर्चा होना है, उसके लिए जो बड़ा बजट दिया गया है, तो कमाई को भी बैलेंस करके चलना है। अच्छा मोहित जी, मुझे याद है न्यू टैक्स रिजीम आया था तो जितने भी एक्सपर्ट्स थे उनको भी पसीना आ गया था समझने में। अब कितना सरलीकृत हो चुका है ये थोड़ा सा समझाइए, आम लोगों की पकड़ में, आपकी समझ में, और आपके जितने क्लाइंट्स होंगे उनके लिए क्या कुछ दिखाई देता है आज जो कुछ निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है। नमस्कार प्रवीण जी। नमस्कार। मैं कहूंगा कि ये जो बजट है काफी अच्छा बजट पेश किया, जिसमें सभी वर्ग के लोगों का काफी ध्यान दिया गया है और बेनिफिट भी पेश किए गए हैं। इसके अंदर अगर हम बात करते हैं, मिडिल क्लास की कुछ एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी, वो तो फुलफिल करना एक बजट के अंदर संभव नहीं था, लेकिन सिंप्लीफिकेशन की जो बात की आपने न्यू रिजीम में, न्यू रिजीम आज की डेट में 2/3 पॉपुलेशन पीपल जो है ना शिफ्ट हो चुके हैं न्यू रिजीम में, क्योंकि सिंप्लीफाइड है और टैक्स बेनिफिट काफी हद तक है जो इन्वेस्टमेंट नहीं करते लोग। इसीलिए सरकार ने अभी भी प्रमोट किया है न्यू रिजीम को ही लोग अपनाएं। ओल्ड रिजीम में कुछ खास बेनिफिट नहीं दिए, उसको एज इट इज रखा है। न्यू रिजीम में क्या बेनिफिट दिया, इस साल सरकार ने स्लैब को कुछ इंक्रीज कर दिए। एक्सपेक्टेशन तो काफी ज्यादा थी पीपल की, जैसे हम लोग लास्ट सेशन में बात करते रहते, कुछ स्लैब्स इनिशियल स्लैब में बढ़ा देना चाहिए तो सरकार को, वो नहीं बढ़ाया, लेकिन एटलीस्ट हर वर्ग के लोगों को, जैसे सैलरीड क्लास हो या बिजनेसमैन हो, एटलीस्ट 10,000 रुपीज का बेनिफिट सरकार ने सीधे सीधे दे दिया न्यू रिजीम के अंदर। जिसकी इनकम 10 लाख या उससे ज्यादा है उसको 17,500 रुपए का बेनिफिट दिया। वो कैसे दिया? स्लैब रेट जो 5% आता था 3 लाख से लेकर 6 लाख को, उसको बढ़ा के 3 लाख से 7 लाख कर दिया गया। और जो 10% का स्लैब रेट था 6 लाख से 9 लाख जो पहले हुआ करता था, उसको 7 लाख से बढ़ा के 10 लाख कर दिया जी। जिसका इम्पैक्ट क्या हुआ, हर वर्ग के लोगों को, चाहे वो सैलरीड क्लास हो या बिजनेस क्लास हो, उसको सीधे सीधे 10,000 रुपए का बेनिफिट मिल गया। तो सरकार ने काफी अच्छा बजट। अच्छा, एक बात और जो हम कर रहे थे पहले भी, कि न्यू टैक्स रिजीम को प्रमोट करने के लिए, एनकरेज करने के भी प्रयास लगातार सरकार करती रही, और ऐसा लगता है कि इस बजट में और उसको कंसोलिडेट किया है कि आप इसके लिए आइए, न्यू टैक्स रिजीम के लिए आइए। जी बिल्कुल सही बात है प्रवीण जी। सरकार क्या चाहती है? लिटिगेशन नहीं चाहती। होता क्या था मार्केट में, कुछ जैसे 80C हो गया, 80D हो गया, अदर सेक्शंस थे लोन का, जो ओल्ड रिजीम में बेनिफिट लेते थे लोग, तो कहीं ना कहीं उसमें लिटिगेशंस के चांस बने रहते थे। कुछ
लोग अपना रिफंड के लिए कुछ मैनिपुलेशन कर लिया करते थे। वो सरकार नहीं चाहती, बिल्कुल क्लियर एंड क्रिस्टल पॉलिसी चाहती है आगे, यही सिंप्लीफिकेशन। आप कमा रहे हैं, आप इतना दीजिए और फिर उसका हिसाब किताब अपने पास, और आप बचाने के चक्कर में ये बिल लगा रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट दिखा रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट दिखा रहे हैं, इन सारे चक्करों से बचना चाहती है। ये सिंप्लिसिटी है। दिलीप भट्ट साहब पूरी बातचीत को सुन रहे हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट ये बजट रहा है। एमएसएमई का बड़ा जिक्र किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई, लेकिन आज मुझे ऐसा लगा कि बजट में उद्योगों पर खासा फोकस था। दिलीप भट्ट साहब, आप कैसे देखते हो, खास तौर पर एमएसएमई और रोजगार को बढ़ावा मिले, यानी युवाओं को एनकरेजमेंट मिले, उसमें एंजल टैक्स की भी बात हुई, और एंजल टैक्स जो है उसको कई युवा कंसर्न शो भी कर चुके हैं, मेरे शो पर भी, कि उनको लगता था इसको हटाना चाहिए, तो ये भी एक बड़ा निर्णय रहा। मैं चाहूंगा एक थोड़ा आप पूरी टिप्पणी अपनी इस पर रखें कि उद्योगों के लिहाज से कैसा दिखाई पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। पहले तो आप सभी का धन्यवाद फिर से एक बार। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, अमेरिका में इंडियन पॉपुलेशन जो है ना, उनने 13 लाख करोड़ रुपए का टैक्स जमा किया। 60 लाख के करीबन इंडियंस है वहां पे, एंड वही हमारे देश में 19 लाख करोड़ का टैक्स का कलेक्शन आता है। तो मेरा अपना मानना था कि टैक्स कलेक्शन का बेस जो होना चाहिए वो वाइड करना चाहिए, इट शुड बी एक्सट्रीमली वाइड। और जहां तक एंजल टैक्स की बात कर रहे हैं, जी जी, जो उद्योगों का आप इंटरनेशनली देख लीजिए, यानी स्टार्टअप सिस्टम जो इको सिस्टम अमेरिका में है या और किसी देशों में है, स्वीडन चले जाइए, फिनलैंड चले जाइए, जहां पे स्टार्टअप इनोवेशंस होते हैं, वहां पे उनको अनबिलीवेबली सपोर्ट दिया जाता है। तो मैं और हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली जो एंजल टैक्स का जो सिस्टम आया, अब मुझे लगता है ये करना ही नहीं चाहिए था। इससे क्या हो गया कि जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते थे, जो अपने लोगों को प्रोत्साहन देना चाहते थे, वो उन्हें उससे डिस्टेंस कर लिया। क्योंकि जब एक इंसान जब एक किसी इनोवेटर पे पैसे लगाता है, ही इज नॉट श्योर वेदर इज गोइंग टू मेक मनी, और उस पर टैक्स भी दे रहा है उस पर टैक्स भी दे रहा है जी। तो यू कैन इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर वी हैड। ये बहुत इंपॉर्टेंट वेरी था। ट्रू। और दिलीप जी, मैं इसको थोड़ा और समझूंगा, आपको ज्यादा, क्योंकि इसको ज्यादा गहराई से समझने की जरूरत है, प्रोफेसर नंदिता से भी इसमें सहयोग लेंगे। युवाओं के रोजगार को आप कैसे देखते हैं कि एमएसएमई एनकरेज होगा, एंजल इन्वेस्टमेंट तो एक चीज हुई है, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर एक दूसरी चीज दिखाई पड़ती है, हमारी इकोनॉमी चमक रही है। जब प्रधानमंत्री कहते हैं तो इससे बहुत स्पष्ट होता है कि वो कहीं ना कहीं उद्योगपतियों को भी ये बता रहे हैं कि उनके लिए बड़ा ही माकूल माहौल बना हुआ है। तो किस तरीके से आप देखते हैं कि रोजगार को भी जनरेट किया जाए? एक इंटर्नशिप वाली बात पर भी मैं चाहूंगा आप थोड़ी सी टिप्पणी करें, क्योंकि ये बड़ा दिलचस्प रहा। आज मेरे लिए सबसे नई चीज जो रही वो युवाओं की इंटर्नशिप वाली बात रही, तो इसको एड्रेस करते हुए थोड़ा समझाएं हमको। मैं आपको एमएसएमई पे एक बात बता दूं जो कि बहुत सालों से पेंडिंग थी, एंड इट हैज बीन वंडरफुल थिंग डन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो कि जब भी स्ट्रेस सिचुएशन में जब एमएसएमई आती है ना, तब उनको हर कोई हाथ छोड़ देता है, वेदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर देयर और द गवर्नमेंट इज देयर और द स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज आर देयर, एवरीबॉडी इज आफ्टर देम। तो पहली बार ये प्रावधान आया जहां की स्ट्रेस पीरियड में दे विल बी असिस्टेड। प्रवीण जी, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जो बड़ी इंडस्ट्रियां है ना, वो अपना कारोबार, वो अपना कैश फ्लो एमएसएमईज के भरोसे पे ही चलाती है। द सपोर्ट व्हाट एमएसएमईज नीड, एमएसएमईज को एक बेसिक सपोर्ट चाहिए रॉ मटेरियल का, और उसको उसके पैसे टाइम पे मिल जाने चाहिए। अगर ये दो चीजें उसके लिए हो जाए तो दिस कंट्री, मैं आपसे कहता हूं, आई हैव वर्कड एट वेरियस कंपनीज, आई हैव बीन एंटरप्रेन्योर माई सेल्फ, आई हैव बीन एंजल इन्वेस्टर माई सेल्फ, द कंट्री कैन इजीली ग्रो एट द स्पेस ऑफ 9% एवरी ईयर। तो एमएसएमईज का बहुत बड़ा रोल है, बट अगर उनको ये बड़ी इंडस्ट्री वाले वक्त पे पैसा दे, टाइमली उनको जो रॉ मटेरियल की सप्लाईज हो एट द राइट प्राइस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोविड के वक्त पे द मोस्ट इम्पैक्टेड हमारे इकोसिस्टम में वाज द एमएसएमई एसएमईज। तो आई वुड बी ashamed to make a word that it was atrocious role played by the bigger industry groups. जी, डेली नेगोशिएशन, प्राइस के एवरी डे नेगोशिएशन, पैसे ले लिए और माल सप्लाई नहीं किया। हाउ डू यू एक्सपेक्ट देम टू लिव? आप कैसे चाहते हो? आप चाहते आपकी इंडस्ट्री चले, आपके लेबर्स को पैसा मिले। आप अगर
आपके जो सप्लायर्स है, जो एमएसएमई वाले हैं, उनको अगर वक्त पे पैसा नहीं दोगे, हाउ डू दे रन? जी भट्ट साहब, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने जो बात कही है ना, ये हर 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 क्षेत्र में उठती है कि हम फंक्शनिंग की बात, हम योजना बनाते हैं, हम विजन रखते हैं, लेकिन वो फंक्शन कैसे कर रहा है और कितना स्मूथ फंक्शन कर रहा है, ये एक बड़ी चुनौती रहती है। और देखिए पैनल पर बहुत ही जाने माने इकोनॉमिक जर्नलिस्ट प्रकाश चावला जी भी जुड़ चुके हैं। चावला साहब, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। दिलीप साहब बोल रहे थे इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया, क्षमा चाहूंगा। लेकिन चावला साहब, ये मुझे जरा आप आसान भाषा में, जो आपके पाठक पढ़ते हुए समझते हैं, दर्शक देखते हुए समझें, आसान भाषा में समझाइए किसके लिए क्या क्या रहा, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा बिहार का चुनाव भी दिखाई दिया, थोड़ा सहयोगी दलों को खुश करने वाली बात, जो विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे थे वो भी दिखाई पड़ी, युवाओं या बेरोजगारी का जो बड़ा मुद्दा छाया रहा वो भी दिखाई दिया। आपको क्या क्या दिखाई दिया? मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं, जो आप कह रहे हैं वही जी। आप भी पत्रकार है, मैं भी पत्रकार हूं, हमारी एक देखने की एक नजरिया होता है, और हम आपने भी सही भाबा, हमने भी सही भाबा जी। तो आप देखिए पिछले जो इलेक्शंस थे, उन इलेक्शंस में रोजगार जो था, बेरोजगारी जो था, उसका मुद्दा छाया रहा ना। जी। वो ये नहीं कि खाली पॉलिटिकल जो अपोजिशन पार्टी थी उन्होंने ही कुछ शोर मचाया। स्टूडेंट्स का एजिटेशन हुआ, बेरोजगारी को लेके एग्जाम पर्चों के बात हुई, सारा कुछ रोजगार से तो जुड़ा हुआ है ना, चाहे वो सरकार का रोजगार हो, प्राइवेट सेक्टर में हो। अब ये बात तो तय है कि सारा रोजगार सरकार से तो आ नहीं सकता, सबसे ज्यादा रोजगार तो प्राइवेट सेक्टर से आना ना। तो और प्राइवेट सेक्टर में ये जो हमारे दिलीप भट्ट जिस बात कर रहे थे, एमएसएमई बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोजगार का मल्टीप्लायर है। तो कई तरीके हुए, और उसमें ये एक बजट जो है एक डायरेक्शनल चेंज तो नहीं कहूँगा मैं, एक करूँगा एक तरह का कोर्स करेक्शन दिख रहा है कि भाई एक तरफा नहीं बढ़ता कि आप मार्केट ही भगवान है, ऐसा नहीं है। मार्केट अच्छी चीज है, बट मार्केट भगवान नहीं है। यू कैनॉट से मार्केट कैनॉट गो रॉन्ग, मार्केट डज गो रॉन्ग। जो एट द मार्केट, एट द व्हाट इज एट द कोर ऑफ द मार्केट, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, हमारा सिस्टम हो, इकोनॉमी हो, सबसे कोर में क्या है? लोग। और लोग जो हैं उनके हाथ में पैसा आएगा तो खर्च करेंगे। दो ही तो भी, मैं इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ लेकिन थोड़ी बहुत जानता हूँ। नहीं तो आएगा कि नहीं आएगा पैसा, ये बताइए आप। हाँ वही बता रहा। तो पैसा जो है वो, ये कुछ कदम उठाए गए हैं कि पैसा खाली इनकम टैक्स रिलीफ से जो 17,500 रुपए है, खाली वो नहीं है, उससे कुछ काम चलने वाला नहीं है। पैसा आएगा रोजगार बढ़ाने से। जब लोगों को नौकरियां मिलेंगी और नया रोजगार बढ़ेगा, आए, उससे इनकम जब होगी वही पैसा होता है। खाली आपको इनकम टैक्स, अब कितने लोग इनकम टैक्स देते हैं? इनकम टैक्स मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो इनकम टैक्स से तो के उससे नेटवर्क से भी बाहर है। तो सूरत में कंज्यूमर के हाथ में पैसा आएगा जब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, रोजगार बढ़ेंगे। और ये जो बजट है ये एक तरह कोशिश तो है, उसको हमको इसको क्रेडिट देना चाहिए। कोशिश है, लेकिन ये थोड़ी सी देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये चीज पहले हो जाती तो। चलिए, आपने एक इकोनॉमिस्ट वाली बात कही, तो देश की जानी मानी इकोनॉमिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर नंदिता दत्ता इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, तो क्यों ना उनसे इस बात को समझा जाए। प्रोफेसर दत्ता, दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। एक तो भारतीय राजनीति में आपको ध्यान रखना है मुद्दों का, सहयोगियों का, आगामी चुनाव का। दूसरा, आप फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की बात करते हैं। दुनिया भले ही किसी तरह की मंदी से गुजर रही हो, हमारी अर्थव्यवस्था चमक रही है, ये बात कहते हैं। इन दोनों को कैसे बैलेंस किया जा रहा है, ये थोड़ा सा समझाइए, या किसी एक चीज़ पर ज़्यादा फोकस है? हाँ, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इनमें कोई विरोधाभास नहीं है। आप फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी हो सकते हैं, और आप अपने स्टेक होल्डर्स या पॉपुलेशन के जो आज 4 पिलर्स की बात कहा गया, गरीब, युवा, महिलाएं और कृषि के क्षेत्र के हमारे किसानों को आप अगर देखभाल करेंगे और कुछ उनको देंगे, तो उसमें कोई विरोधाभास नहीं है कि आप अगर इस तरह के वेलफेयर एक्सपेंडिचर करेंगे
तो मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाएगा। ये जो एक तरह के मेन स्ट्रीम न्यो क्लासिकल व्यू पॉइंट है, ये व्यू पॉइंट ही गलत है, क्योंकि इन 4 पिलर्स को अगर उनके हाथ में आप कुछ दोगे, उनकी क्रय क्षमता को आप बढ़ाने की कोशिश करोगे, तो मार्केट भी ठीक ठाक काम करेगा, इंडस्ट्री भी ठीक करेगा। आज के बजट में जो मुझे सबसे आश्चर्य थोड़ा सा हुआ, क्योंकि कल इकोनॉमिक सर्वे में ऐसा लग रहा था कि सरकार कहना चाहते थे कि हमने तो बहुत सारे रोजगार ऑलरेडी दे चुके हैं, खाली प्राइवेट सेक्टर नहीं दे रहा है। जबकि ये मान लेना कि 2.5 लाख करोड़ टैक्स कंसेशन मिलते हुए भी अगर कोई नया रोजगार नहीं क्रिएट कर रहे हैं, तो इसके मतलब है कि सिर्फ अपने मुनाफे पे, उनका मुनाफा 30% बढ़ गया, पर उनकी कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी कुछ भी नहीं हुआ। तो कम से कम ये रियलाइजेशन आज इस बजट में आया कि नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ी मुद्दा है। 3.5% का जो आरबीआई का एक स्टडी, जो कि आरबीआई का अपना स्टडी भी नहीं है, आरबीआई फंडेड एक स्टडी, जब एक सरकार के पास पूरा मशीनरी है डेटा कलेक्ट करने का, उसको एनालाइज करने का, आश्चर्य लगता है कि क्यों हम ये डेटा खुद नहीं रिवील करते हैं, क्यों हमको इस तरह के स्टडीज पे डिपेंड करना पड़ता है। अच्छा, ये मैं आपसे पूछूं क्यों, तो आप कुछ जवाब दे पाएंगे क्यों नहीं होता है? मैं समझती हूँ कि देयर इज एन अटेम्प्ट टू हाइड। कहीं ना कहीं ईपीएफओ को लेके आप कभी रेगुलर एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करते हैं, आप क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करते हैं। आज भी युवा के नाम पे जो जो बेनिफिट्स दिया गया है, इसमें ज़्यादातर आग्रह दिख रहा है। ये कहा जा रहा है कि वो अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो फंड्स है, वो 500 बड़े कंपनी लगाएंगे बच्चों को इंटर्नशिप देने के लिए। अगर वो कहते हैं कि ये अनएम्प्लॉयबल है, हम क्यों अपना पैसे खर्च करके इनको सिखाएं, बल्कि हम दूसरे तरह के से सीएसआर को यूज़ करना। गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाया है क्या कि उनको बाध्य किया जाए कि आप सीएसआर के पैसे से इस तरह की ट्रेनिंग आप दोगे? बट इस पर कुछ ना कुछ काम, अगर बजट में इसका उल्लेख किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि इस पर कुछ ना कुछ एक योजना होगी, शायद उसको बजट भाषण में उतना विस्तार से नहीं रख पाए। द डेविल लाइज इन द डिटेल्स। आप कह देना कि हम चाहते इस तरह से हो, उस 1 लाख बच्चों को आप कैसे चुनोगे? वो क्लास 10 के बाद, 12 के बाद, कि ग्रेजुएशन मिनिमम करने के बाद आप इंटर्नशिप दोगे? वेरी ट्रू। ये जब बोला गया था मैम, तभी मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज जो आई थी, वो जो आप जितनी बातें मैं चाहूंगा दिलीप जी थोड़ा सा इस पर, क्योंकि आप इंडस्ट्री के आदमी हैं, आप काम कर चुके हैं, ये मैं आपसे पहले भी जानना चाह रहा था, मैंने इंटर्नशिप का जिक्र भी किया था, और ये बड़ा सवाल है, कैसे बच्चे चुनेंगे, कैसे कंपनियों को बाध्य करेंगे, कैसे इसको इंश्योर करेंगे कि ये जो बनाई जा रही है योजना, और बच्चों को जो 5-5 हज़ार रुपया मिल पाएगा और सीएसआर फंड से वो फंडिंग होगी, ये थोड़ा सा बहुत ही विस्तृत चीज लगती है, इसको बोल देना और इसको अमली जामा पहनाना। नहीं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है इसको अमली जामा पहनाना, क्योंकि आपके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, आपके वेरियस एम्प्लॉयमेंट क्या कहते हैं, पोर्टल्स आर अवेलेबल, जहाँ की जितने भी 500 कंपनीज हैं, दे कैन गो टू वेरियस कैंपसेस, जैसे कि हर साल जाते हैं, दे कैन गो टू वेरियस कैंपसेस, आइडेंटिफाई पीपल हु आर केपेबल, who are capable to deliver. See, end of the day, आप कोई चैरिटी करने नहीं बैठे हो, आप बिजनेस रन करने चाहते हो, and that's how you are going to part of training with those minds. And एक बहुत अच्छी बात हुई है, क्योंकि अक्सर कंपनियां स्टाइपेंड नहीं देती थी, मे बी एक्सेप्शनल मस्ट बी देयर, 1-2-4-5 कंपनियों को छोड़ के, बट स्टाइपेंड देने से क्या होगा, उस बच्चे में एक थोड़ा सा मनोबल बढ़ेगा, एंड he will have a self respect. आज इस कंट्री को
एक और चीज ध्यान रखनी है कि हाउ डू यू अपने इन यंग माइंड्स का मनोबल कैसे बढ़ाया जाए, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे बढ़ाया जाए। अगर वो आपके फैक्ट्री में ट्रेनिंग लेने आता है, अगर आप उसको 5-7 हजार रुपए दें, उसका मनोबल बढ़ता है, उसके अपने आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि एवरीबडी इज नॉट एफिलेंट। एफिलेंट लोग नौकरियों में नहीं जाते हैं, हायर मिडिल क्लास वाला नौकरी में नहीं, नौकरी उसको मिल जाती है, वो अपने प्रोविजन करके आगे स्टडीज करके चल देते हैं। बट ये जो प्रोविजन 1 करोड़ लोगों की कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मेरे ख्याल से खाली इसमें जो अवधि रखी गई है 5 साल की, दैट इज टू फार। मेरे ख्याल से एवरी ईयर इफ दे प्लान साइजेबल नंबर, मे नॉट बी 1 करोड़ एवरी ईयर, एटलीस्ट 50 से 75 नहीं, मैं आपकी इस लाख बात से लोगों इसलिए सहमत students को हूं क्योंकि they must get आपकी them आपकी इस enrolled। बात में काफ़ी दम है दिलीप साहब, इसलिए क्योंकि हम देखते हैं कि ये कोई आज की समस्या नहीं है। जनसंख्या हमारे लिए एक चुनौती रही है, युवाओं की अपेक्षाएं एक चुनौती रही है, और ये एकदम से नहीं है कि पिछले 10 सालों में जब मोदी सरकार आई उसके बाद से ही अचानक ये चैलेंजेस आए। हाँ, उसको एड्रेस करने के लिए अग्निवीर जैसी एक योजना आई, उसकी आलोचना होती है कि परमानेंसी नहीं है इस योजना के बारे में, लेकिन कोई तो समाधान निकालना पड़ेगा, एटलीस्ट कोई स्टेप तो लिया गया। चावला साहब, ये आप मुझे बताइए थोड़ा सा कि क्योंकि आप राजनीति को भी समझते हैं, कि ऐसा लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं जोर चला है सहयोगी दलों का। विशेष राज्य के दर्जे की मांग तो शुरुआत में ही उठ गई थी, समर्थन के साथ ही अलग अलग, हालांकि बहुत औपचारिक तौर पर नहीं, लेकिन उठने लगी थी मांग। ऐसा लगता है कि उसको कंपनसेट किया जा रहा है, और बिहार का चुनाव तो है ही आगामी। बिल्कुल जोर चला है सहयोगी पार्टियों का, उनके जिनके भरोसे सरकार चल रही। अगर आप बजट स्पीच पूरी पढ़ लें, उसमें से मुख्यतः किन राज्यों का नाम आ रहा है? आंध्र प्रदेश और बिहार जी, और साथ में उनको जोड़ा कैसे जा रहा है बड़े स्मार्ट तरीके से कि ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, कुदरतन दोनों ईस्ट कोस्ट पे बढ़ते हैं, बिहार तो कोस्ट में नहीं बढ़ता। No, कम से कम ईस्ट I साइड think बढ़ते the हैं। budget and अरे भाई दुनिया, हमारा जो वोटर है, हम तो खैर पत्रकार, हम तो ढूंढ ही लेते। तो ये कोई पहेली थोड़ी है, अंग्रेजी में बोलते हैं नो प्राइज इज फॉर गेस्टिंग, इसमें क्या कोई बड़ी वो है? तो बिल्कुल है, प्रेशर होगा, प्रेशर चल गया, चलाना पड़ा। लेकिन चलो ठीक है, चल पैसा मिला है तो कम से कम वो लोग अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करेंगे दोनों स्टेट्स, तो लोगों का ही भला होगा, कोई समस्या नहीं है। हम तो कहते हैं ऐसी चीज हर स्टेट को देनी चाहिए, ताकि स्टेट लेवल पे जाके इतना एक्सपेंडिचर स्टेट वालों को इन्वॉल्व कर दीजिए ना। और ईस्टर्न साइड में जितने भी स्टेट्स हैं, वाई नॉट उड़ीसा में तो अभी बीजेपी की सरकार गई है, उड़ीसा को भी आप थोड़ा और सुधार कीजिए। अगर ईस्टर्न कोस्ट में अगर आपने डेवलपमेंट को थोड़ा और बढ़ावा देना है तो ये तो क्लियर दिख रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और वो जाहिर बात है, अगलों ने सरकार को अपनी सपोर्ट दी है तो कुछ ना कुछ तो प्राइस लेंगे ही ना। और खास तौर पे उस सूरत में कि जब दूसरे पार्टी इंतजार कर रहे हैं, भाई आ जाओ हमारे पास आ जाओ, तो क्या दिक्कत? जी, मैं बाकी पैनलिस्ट को भी बता दूं, मैं तो खैर परिचित हूं ही सर से पत्रकार होने के नाते। यूएनआई और पीटीआई जैसी सर्विसेज के संपादक रह चुके हैं प्रकाश चावला जी, तो वो अपने अंदाज में बात को रख रहे हैं, उनसे और बहुत कुछ जानने, सुनने और समझने को मिलेगा। और ये पैनल बड़ा ही शानदार दिखाई पड़ रहा है, इसलिए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को और उठाएंगे। लेकिन बिहार की बात हो रही है तो नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है वो भी ज़रा दर्शकों को सुनवा देते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार आज काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं, और नीतीश कुमार को साधना ये भी एक चुनौती थी इस बजट में, ऐसा लगता है उसको भी एड्रेस किया गया है। तो आज जितना लोग बोल रहे हैं, आज जब उनकी पार्टी केंद्र में थी, हम तो 10 के बाद से शुरू किए हुए थे, लगातार सब जगह कितना आंदोलन, पटना दिल्ली, कहाँ नहीं कितना हुआ है सब आप जानते हैं। और हम लोग कर रहे थे, लोग जितना काम करवाए उसको देखने के लिए आए, सहमत नहीं कराए। 14 के बाद तो लोग फिर अलग हट गए, तो नहीं कराए कि तुम भी कोशिश किए थे। लेकिन हम इसके लिए लगातार बोलते रहे, और इन लोगों को भी हमने कहा। तो अब एक बात हो रहा था, विशेष राज्य का दर्जा पहले से खत्म हो गया है, हम लोगों ने एक कह दिया कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष अधिकार के लिए मदद दीजिए, यहाँ के लिए जो जरूरत है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार को भी आगे बढ़ना है। तो बहुत कुछ किया है, आप जानते हैं कैसे पूरा हाल सब बदलता है। जब हम लोग 5 से शुरू किए हैं, नवंबर 5 में, तो जो इतना काम करते हुए अब जहाँ देखिए ना कितना जगह पर जाने का रास्ता बना है, कितना ज़्यादा स्कूल बना है, कितना एक नए चीज़ों का निर्माण हुआ है। अब पटना का ही देखिए ना,
शाम के बाद कोई बाहर निकलने के लिए जाता था। तो सर आज जो घोषणा हुआ उससे आप खुश हैं ना? सुनिए ना, सब कुछ किया गया। तो हम लोगों ने शुरू से कह दिया था ये या बिहार को विशेष तौर पर मदद करिए इसके लिए। अब उसी में उन लोगों ने कई चीजों का मदद करने का घोषणा की। तो आप संतुष्ट हैं? कहना था कि भाई असल चीज है कि हम लोगों को जो हम लोग इतना काम कर रहे हैं तो उसमें अगर केंद्र से बहुत सारे चीजों में और ज्यादा अतिरिक्त मदद मिलेगा तो फायदा होगा। ये तो हो ही रहा है, इसलिए बिना मतलब का लोग विशेष राज्य का दर्जा जो मांग रहे थे, राज्य का दर्जा का मांग अब खत्म होगा या आगे कंटिन्यू करेगा? हम लोग विशेष राज्य का दर्जा कह रहे थे, और अगर विशेष राज्य का दर्जा बहुत लोगों का था कि पहले से बंद कर दिया गया है इसलिए, तो उसके चलते एक सहायता के लिए बिहार के विकास के लिए मदद होना चाहिए बिहार को, तो वो तो करना शुरू कर दिया। आप खुश हैं? अरे हाँ भाई, हम तो ये दोनों चीज कह ही दिए थे, तो एक चीज का तो शुरू हो गया। खुश नहीं, बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। उनको खुश देखकर मुझे मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर आ गई। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि नीतीश कुमार इस बात पर बार बार जोर देते रहे कि हमने कहा था, हमने ये बातें कही थी और ये बातें मान ली गई। तो वो बिहार की जनता को, अपने वोटर्स को, अपने कार्यकर्ताओं को एक मैसेज भी दे रहे हैं कि देखिए केंद्र में इस बार जो बजट आया उसमें नीतीश कुमार की कितनी चली है, वो भी आगामी बिहार चुनाव के पहले। अब इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इस पर तो पैनल पर बात की जा सकती है, लेकिन एक बहुत ही दिलीप जी आपका छोटा सा कमेंट चाहूँगा कि फिर ब्रेक पर जाएंगे, फिर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा कमेंट इस पर कि इसमें राजनीति को भी साधने का प्रयास किया गया है, खासतौर पर सहयोगी दल और बिहार उसमें भी। मतलब मेरे को इनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। अगर 280 282 सीटें आती तो प्रोबेबली उनका शायद हो सकता है मापदंड थोड़ा सा डिफरेंट हो, बट ठीक है, इट्स इम्पोर्टेंट टू हैव अ वेरी वेरी स्टेबल गवर्नमेंट इन इंडिया। ये वर्ल्ड को अगर आपको एक मैसेज देना है, देश दुनिया को अगर मैसेज देना है, यू नीड टू हैव अ वेरी वेरी सटल एंड वेरी सर्टन गवर्नमेंट which has been seen for last 10 years। क्योंकि अगर कमजोर और अगर आपकी गवर्नमेंट कमजोर रहती है, वो आपके देश में और आपके विश्व में बहुत ही एक कमजोर मैसेज जाता है, which is makes you very very weaker in the system। and ये I believe ये परमात्मा की एक बहुत बड़ी मेहर है इस देश में कि we have next 5 years के लिए, 5 सालों के लिए एक स्टेबल गवर्नमेंट है, and I wish them best। इसको और थोड़ा सा समझेंगे क्योंकि चावला साहब जैसे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर नंदिता हमारे साथ मौजूद हैं, मोहित जी से बड़ी देर से मैं कुछ पूछना चाह रहा हूं लेकिन वो मामला घूम के आ नहीं रहा है, तो वहां भी आऊंगा।